Hello students, myself Bhupen Singh, Associate Professor, Department of Mechanical Engineering. हमने लास्ट क्लास में जैसे देखा था बिल्डिंग में कि टाइप्स ऑफ बिल्डिंग और गैस बिल्डिंग, ये दो टाइप के हमने बिल्डिंग पढ़े हुए थे। अब उसमें से हमने एक तो गैस बिल्डिंग पढ़ लिया, अब बचा हमारा दूसरा आर्क बिल्डिंग। ठीक है, तो इस क्लास में अपन आर्क बिल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। आर्क बिल्डिंग होता क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो इसके लिए अपन सबसे पहले आर्क वेल्डिंग देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग होता क्या है। ठीक है, आर्क वेल्डिंग इज मोस्ट एक्सटेंसिवली एम्प्लॉयड मेथड ऑफ ज्वाइनिंग मेटल पार्ट्स। हम मार्केट में भी देखते हैं, हमने वर्कशॉप में भी देखा कि हमारे यहाँ हम मैक्सिमम चीज़ें आर्क वेल्डिंग से होती हैं। ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, किस तरीके से वेल्डिंग होती है, ठीक है, वो सब चीज़ें हम आर्क वेल्डिंग में देखेंगे इसमें। ठीक है, heat the source here, the source of heat is an इलेक्ट्रिक आर्क। ठीक है, यहाँ पर जो हीट का सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक आर्क होता है। जब अपन दो पीस को रखते हैं, जैसे आपने बट ज्वाइंट बनाया था फर्स्ट ईयर में, तो जब अपन दो पीस रखते हैं तो उन पर हम जब इलेक्ट्रोड से टच करते हैं तो वहाँ पर एक आर्क जनरेट होता है। ठीक है, और वो आर्क जो जनरेट होता है वो हीट प्रोड्यूस करता है, और उसी हीट के कारण फिर हमको वहाँ पर जो ज्वाइंट है वो ज्वाइंट कंप्लीट होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, द आर्क कॉलम इज जनरेटेड बिटवीन एन एनोड which is the positive pole of DC supply and the cathode that is नेगेटिव पोल। ठीक है, इसमें दो पोल होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे हम जानते हैं कि जब भी हम अगर हम बैटरी भी देखते हैं तो बैटरी में एक नेगेटिव पोल होता है, एक पॉजिटिव पोल होता है। तो जो आर्क जनरेट होता है वो इन्हीं दोनों के बीच में होता है। इसका मतलब ये होता है कि जो जॉब पीस है वो भी एक पोल का काम करता है, क्योंकि हम उसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करते हैं मशीन से, जो अपनी वेल्डिंग मशीन होती है। और जो इलेक्ट्रोड होता है वो भी एक पोल के ऊपर फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये जो आर्क जनरेट होता है ये तभी जनरेट होता है जब वहां से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई होती है। अब वो कैसे होती है और कैसे हीट जनरेट होती है, वेल्डिंग कैसे होता है, वो सब चीज अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें आर्क वेल्डिंग के, तो वो अपन सबसे पहले नंबर वो देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, द गैप बिटवीन टू कंडक्टर्स और पोल्स इज 2 to 4 mm। देखो क्या होता है कि जब अपन वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पर आपने अगर जैसे जॉब पीस रखे हुए हैं और जॉब पीस को आपने इलेक्ट्रोड से टच किया तो उससे क्या हो गया कि वो एकदम से वहां पर टच रह जाता है और मशीन में से एक आवाज आने लगती है। ठीक है, इसका मतलब है कि आपने सर्किट कंप्लीट कर दिया, जो करंट आपने फिक्स करी है वो करंट उस सर्किट में चलने लगी। कुछ टाइम के बाद में ये मशीन के ऊपर लोड पड़ने लगता है, डैमेज होने लगती है। तो हमको वहां पर टच नहीं करवाना है। आर्क जो जनरेट होगा वो आर्क तभी जनरेट होगा जब वहां पर हम एक प्रॉपर गैप बना करके रखेंगे। और वो गैप कितने का, जैसे बताया जा रहा है 2 to 4 mm का। नापना नहीं है कि आप स्केल रखोगे और फिर नापोगे, देखोगे कि कितने mm है, 2 mm है, 3 mm है, वो नहीं करना हमको। हमको सिर्फ ये है कि एक जनरल चीज है हमारी कि वहां पर हमको 2 to 4 mm का एक आर्क का गैप रखना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है 1 किलोवाट आवर, ये यूनिट कहलाती है ना। अपन बोलते एक यूनिट बिजली, तो ये वही एक यूनिट है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट्स 250 जूल्स और 250 कैलोरीज और 1000 ऑफ जूल। तो ये एक यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो 250 कैलोरी या 1000 ऑफ जूल एनर्जी को जनरेट करती है वहां पर। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज के लिए, जो हम वेल्डिंग की प्रोसेस कर रहे हैं या जो जहां पर दो मेटल के पार्ट हम ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब तीसरे नंबर का पॉइंट है कि टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक, अगर उतना टेम्परेचर नहीं आएगा तो फिर वहां पर वो दोनों जो सरफेस हैं वो दोनों सरफेस ज्वाइंट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनकी प्रोसेस होती है। ठीक है, उस हिसाब से तो हमको वहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज, इसी जो ऊपर हमने कैलोरी देखी है, एनर्जी देखी है, हीट देखी है, इसी से वो टेम्परेचर जनरेट होता है। और वो टेम्परेचर कितना होता है 6000 to 7000। लेकिन एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये सेंटर ऑफ आर्क पर होता है। ठीक है, सेंटर ऑफ आर्क का मतलब ये होता है कि जब आप उसको गिलास में से देखते हैं तो हमको वहां पर काफी जगह पर रेड हॉट जैसा स्पॉट दिखता है।
आर्क जो, और अगर हम ऐसे ही दूर से देखते हैं तो हमें एक बहुत स्पार्क का एक काफी बड़ा एरिया दिखता है, लेकिन वो हीट पूरे में जनरेट नहीं होती है, वो सिर्फ कितने में जनरेट होती है, जो उसका सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, सेंटर पॉइंट का मतलब जहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, वहां पर वो पॉइंट जो रहता है वो 6000 टू 7000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट हो जाता है। और ये पॉइंट कौन सा होता है, जहां पर हमने दोनों प्लेट रखी हुई हैं और उन दोनों प्लेट का जो ज्वाइंट सरफेस है वहां पर रहता है। ठीक है, टेम्परेचर, क्योंकि इस टेम्परेचर से ही हमको वहां पर वेल्डिंग की प्रोसेस फॉलो करवानी पड़ती है। ठीक है, द एबव टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो ये एक चीज और होती है कि ये अलग अलग इलेक्ट्रोड होते हैं, अपन कैसे इलेक्ट्रोड होते हैं ये अपन आगे पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोड कैसे होते हैं, वो अपन आगे चल के देखते हैं। पर ये टेम्परेचर उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। दूसरी चीज, एक जैसा 5th पॉइंट में लिखा हुआ है, हीट के लेकर के, हीट डेवलपमेंट कैसे होता है, या हीट मैक्सिमम हीट कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव पोल होता है, उस पॉजिटिव पोल पर हमको मैक्सिमम हीट मिलती है। ठीक है, अब मैक्सिमम हीट जो मिलती है वो किस तरीके की मिलती है, 2/3 हीट, मतलब जो ऊपर आपने देखा 1000 ऑफ जूल जो हीट है, उसका 2/3 पार्ट कहाँ पर डेवलप होता है, पॉजिटिव पोल पर। ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन होता है उसका 1/3 वो होता है नेगेटिव पोल पर। नेगेटिव पोल कौन सा होता है अपना, जो जॉब पीस के साथ में कनेक्ट रहता है। ठीक है, वो नेगेटिव पोल होता है। ठीक है, और पॉजिटिव पोल जिस पर इलेक्ट्रोड फिक्स होता है। ठीक है ना, और इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रोड के मेल्ट होने की इंटेंसिटी होती है वो 50% फास्टर होती है। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि जब हम उसको पॉजिटिव पोल पर कनेक्ट करते हैं, ये दोनों पर करके अपन कर सकते हैं, मगर जब हम पॉजिटिव पोल पर कनेक्ट करते हैं उसको, तो वो 50% स्पीड ज़्यादा होती है उसकी, उसको मेल्ट होने की। उसका रीजन है, जैसा अपन ऊपर देखा कि भाई सबसे पहले नंबर तो टेम्परेचर वहां पर इतना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ये फिलर मटेरियल है। तीसरा कि जो टेम्परेचर आ रहा है, ठीक है, उसके साथ में जो हीट का डेवलपमेंट है वो पॉजिटिव पोल के एंड पर 2/3 होता है, तो उसके कारण मेल्ट ऑब्वियसली है कि हमको। और दूसरी ये चीज होती है, हमको इसी को मेल्ट भी करना रहता है, हमको मेटल को पूरा मेल्ट नहीं करना है। ठीक है, वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक हम ले जाते हैं, बाकी जो फिलर मटेरियल हमको फिल करना रहता है वो मेल्ट होना चाहिए, तो वो मेल्ट होता है इसमें। द आर्क लेंथ शुड बी 3 to 4 mm। जो आर्क की लेंथ होती है, वो आर्क मतलब जो वहां पर आप, जब हम आर्क टच करते हैं उसको, तो वो आर्क डेवलप होता है, तो उसकी लेंथ 3 to 4 mm होती है। ठीक है, अब इसके बाद में हमको वेल्डिंग इक्विपमेंट्स देखना है। ठीक है ना, अब वेल्डिंग इक्विपमेंट्स क्या चीज होते हैं वो अब हम, वेल्डिंग इक्विपमेंट्स। ठीक है ना, अब इसमें जैसे वेल्डिंग के 2 टाइप की मशीन हम यूज करते हैं। ठीक है, एसी भी करते हैं और डीसी भी करते हैं। ठीक है, 2 टाइप की मशीन होती है, एसी करंट से भी हम चला सकते हैं उसको, डीसी करंट से भी चला सकते हैं। इलेक्ट्रोड, जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रोड की हमको जरूरत पड़ती है फिलर मटेरियल के तौर पर भी, और ये सर्किट को कंप्लीट करने के लिए भी। ठीक है, इलेक्ट्रोड होल्डर, जिस पर अपन इलेक्ट्रोड को फिक्स करते हैं, जो हाथ से अपन पकड़ते हैं वो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है। अर्थिंग क्लैंप, अर्थिंग क्लैंप्स कौन सी होती हैं, जो नेगेटिव पोल पर आती है। ठीक है, और वो अर्थिंग क्लैंप होती है। इसके बाद में फिर केबल, केबल डिपेंड करता है आपको कि आपको केबल कितनी बड़ी लेनी है। ठीक है, और हैवी केबल इसमें जरूरत पड़ती है अपन को। ठीक है, ये एक्चुअली में कॉपर वायर की एक बाइंडिंग टाइप से होती है, एक बंच होता है कॉपर वायर का, तो ये केबल के अंदर रहता है। केबल कनेक्टर, केबल प्लग। ठीक है, ये 2 चीजें होती हैं कि हमको पहले इन वायर को इकट्ठा करना रहता है, इकट्ठा करने के बाद में हम इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में होल्डर में फिक्स करते हैं और मशीन के ऊपर फिक्स होता है। तो मशीन में 2 बोल्ट निकले रहते हैं, जिन पर हम ले जाकर के, ये जो केबल कनेक्टर हैं इनको हम ले जाकर के वहां पर फिक्स करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में नट से उसको हम टाइट कर देते हैं करंट फ्लो होने के लिए। ठीक है, तो ये केवल चिपिंग हैमर। चिपिंग हैमर क्या चीज होती है, जैसे आप जब वेल्डिंग करते हैं तो इसके ऊपर फ्लक्स जम जाती है जहां पर वेल्डेड सरफेस होती है। ठीक है ना, तो वो काय के लिए फ्लक्स जम जाती है या फ्लक्स का यूज क्या है वो अपन आगे देखेंगे उस चीज को। ठीक है, बाकी एक सिंपल सी चीज होती है कि जो फ्लक्स होती है वो मोल्टन मेटल को एयर या एयर की ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है,
ताकि उसका ऑक्सीडेशन ना हो, क्योंकि ऑक्सीडेशन अगर हो जाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी में स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो उसके कारण अपन उसके ऊपर फ्लक्स रहता है। और अपना जो आपने इलेक्ट्रोड देखा, इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मटेरियल रहता है व्हाइट से कलर का, वो फ्लक्स रहता है, वो भी मेल्ट होता है उस टाइम पर, तो उसको हटाने के लिए अपन चिपिंग हैमर का यूज करते हैं। वायर ब्रश का यूज क्या होता है, जब अपन वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम आपने देखा होगा कि जो जॉब पीस की सरफेस होती है उसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स आकर के डिपोजिट हो जाते हैं उसकी अलग अलग सरफेस पर, ठीक है। वो क्या चीज होती है, जब वेल्डिंग होती है तो हमको एक चिट चिट की आवाज आती है, तो वो जो मेल्ट हो रही है मेटल, वो बाहर निकल करके और उस टाइम पर वहां चिपक जाती है, ठीक है। तो उस टाइम तो वो चिपक गई, फिर हमको प्लेन सरफेस चाहिए, तो उस टाइम पर अपन को वायर ब्रश की जरूरत पड़ती है कि अपन उसको हटा दें वहां से, ठीक है। और बाकी ये सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं, हेलमेट, सेफ्टी ग्लव्स, हैंड ग्लव्स, एप्रॉन, स्लीव्स, ठीक है। अब सेफ्टी मेजर्स टू बी फॉलोड इन आर्क वेल्डिंग। क्या होता है आर्क वेल्डिंग में कि इसमें हीट, जैसे अपन ने देखा 1000 ऑफ जूल, बहुत ज़्यादा हीट अमाउंट होता है, ठीक है। और उसके कारण क्या होता है कि जब स्पार्किंग होती है तो हम अब इस स्पार्किंग को प्लेन आइज से तो देख नहीं सकते हैं, सिंपल आइज से, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर तो देख सकते हो या दूर से आप देख सकते हो, लेकिन पास से अगर हम देख रहे हैं, मतलब जैसे ऑपरेटर है वो अगर देख रहा है तो थोड़ी देर तक तो वो देख सकता है, लेकिन उसके बाद में उसको इरिटेशन होने लगता है आइस में, ठीक है, और फिर वो डेंजरस होती हैं आंखों के लिए, ठीक है। तो हमको उसको भी सेफ्टी रखना पड़ता है, बाल या सिर को भी हमको सेफ रखना रहता है, तो वहाँ पर अपन एक हेलमेट लगाते हैं। पहले क्या होता था, हेलमेट अलग आता था और फेस कवर एक अलग आता था जिसको अपन हाथ से पकड़ते थे। आजकल क्या हो गया कि उसी हेलमेट में वो फेस कवर भी आने लगा है, एक विंडो बनी हुई रहती है जिसमें बीच में ग्लास रहता है, कलर्ड ग्लास रहता है, तो उसमें से अब जैसे ही आप हेलमेट लगाओगे तो फिर वो फेस भी कवर हो जाता है और हेलमेट से सिर भी कवर हो जाता है और आप उसको आसानी से देख सकते हो उस चीज़ में, ठीक है। हैवी ग्लव्स पहनना पड़ता है क्योंकि ये जो मेटल पार्टिकल्स हैं ये ऊपर उचट करके हमारे हाथ पर भी आ सकते हैं, तो हमको ग्लव्स पहनना पड़ता है। तो ये ग्लव्स होते हैं लेदर के। हैवी शूज पहनना रहता है क्योंकि बिल्कुल आप पैर पास में रखे हुए हो और फिर वहां पर वेल्डिंग अगर आप कर रहे हो, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि वो मेटल पार्टिकल्स, और अकेले मेटल पार्टिकल नहीं, जो हीट जनरेट हो रही है वहां पर वो भी हीट बहुत ज्यादा होती है। अगर आप पास में जाकर के देखेंगे वेल्डिंग जहाँ पर हो रही होगी तो आपको इस चीज को आप बिल्कुल आसानी से एहसास कर सकते हो कि यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा हो रही है। तो इन सब चीजों से हमको प्रोटेक्ट करने के लिए ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। अब अपन देखते हैं एक कनेक्शन डायग्राम ऑफ एन एसी वेल्डिंग सेट। तो क्या होता है, इसमें दो टाइप की बाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है, एक सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। प्राइमरी बाइंडिंग तो वो होती है जिसमें आपने जैसे एसी या डीसी सप्लाई उसको दे दिया, वहां से आपने उसमें सप्लाई लगा दी, ठीक है, वो तो प्राइमरी बाइंडिंग के ऊपर जाता है, ठीक है। अब जो सेकेंडरी बाइंडिंग होती है, सेकेंडरी बाइंडिंग मेन होती है जो कि वेल्डिंग की प्रोसेस करती है। तो इसमें जो बाइंडिंग है उसकी, प्राइम सेकेंडरी बाइंडिंग की फर्स्ट बाइंडिंग जो होती है, फर्स्ट बाइंडिंग या बाइंडिंग ही उसकी जो है, उस पर जुड़ता है इलेक्ट्रोड, मतलब वो होता है पॉजिटिव पोल, ठीक है। जैसा हम डायग्राम में देख रहे हैं कि इसमें एक वायर निकला है और उस वायर पर आकर के इलेक्ट्रोड जुड़ा हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोड होल्डर है, फिक्स है, ठीक है। और सेकंड नंबर पर आप देखोगे तो आपको लिखा हुआ है, दिखेगा वहां पर करंट रेगुलेटर। ये करंट रेगुलेटर एक्चुअली में फिजिक्स में आपने रेजिस्टर पढ़ा होगा कि उसको आप आगे पीछे शिफ्ट करते थे, मूव करते थे, तो वहां पर करंट का फ्लो अलग अलग होता था, ठीक है। तो वही ऐसा रेगुलेटर यहाँ पर होता है, बस अंतर इतना होता है कि यहाँ पर वो रेसिप्रोकेटिंग वाला नहीं होता है, यहाँ पर रोटेटरी टाइप का एक वाल्व लगा हुआ रहता है जिससे कि हम वो करंट को रेगुलेट करते हैं, कितनी करंट चाहिए, जैसे 50। आजकल तो क्या हो गया है कि रेगुलेटर नहीं आता है, मशीन पर ऊपर लिखा हुआ रहता है 50 एम्पियर, 100 एम्पियर, 150 एम्पियर, 250 एम्पियर, 200 एम्पियर, इस तरीके से एम्पियर लेकर आता है। तो आप नॉब को घुमाओ, जितना करंट, जितनी करंट आपको चाहिए, और ये करंट किस चीज पर डिपेंड करती है, जो वर्क पीस आप यूज कर रहे हो उसकी थिकनेस, उसका टाइप, उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको करंट कितने एम्पियर की चाहिए। उसके बाद में फिर अपन इसमें वेल्डिंग करते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपने बिल्कुल थिन प्लेट ले ली और उस पर आप वेल्डिंग कर रहे हो और वहां पर आपने 200 या 250 एम्पियर की करंट फ्लो कर दी तो वो तो मेल्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पर अपन को वहां पर करंट को कंट्रोल करना रहता है। ये इसका सिस्टमेटिक डायग्राम है, ठीक है, जो अपन वेल्डिंग मशीन के अंदर होता है, ठीक है।
अब अपन देखते हैं कि इलेक्ट्रोड, जैसे अपन ने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड के अलग अलग डायमीटर होते हैं, ठीक है, और उन डायमीटर के ऊपर ये करंट डिपेंड करती है कि कितना डायमीटर होगा, उसके हिसाब से आप उसमें करंट फ्लो कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर 2 मिलीमीटर का डायमीटर है और करंट की फ्लो आपको दिख रहा है इसमें कि 45 एम्पियर आप करंट उसमें फ्लो कर सकते हैं, इतनी इंटेंसिटी उसकी होती है। 2.5 मिलीमीटर इसका डायमीटर है तो उसके लिए 70 है, 3.25 है 105 है, 4 है 140 है, इस तरीके से। और मैक्सिमम डायमीटर जो इलेक्ट्रोड का होता है वो 8 होता है। 8 मिलीमीटर पर आप 310 इसमें करंट को फ्लो करवा सकते हो, ठीक है। अपन जो वर्कशॉप में यूज करते हैं ये नॉर्मल 2, 2.5, 3.5, ये आप जो नॉर्मल वर्कशॉप में देखते हो या मार्केट में देखते हो, तो अपन ये जो इंडस्ट्रियल वर्क या हैवी वर्क के लिए फिर अपन इसमें डायमीटर को बढ़ाते जाते हैं और उस हिसाब से करंट भी फ्लो होती जाती है ज़्यादा। अपन लोग जो नॉर्मल वेल्डिंग करते हैं वर्कशॉप के अंदर अपने इन हाउस, इसमें अपन 50-100 एम्पियर तक की करंट लेते हैं, तो मतलब ये है 2, 2.5 और 3.25 तक का डायमीटर का ही अपन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं आर्क वेल्डिंग के लिए इलेक्ट्रोड, तो इसमें अगर अपन देखते हैं तो 2 टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, बोथ कंज्यूमेबल एंड नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड फॉर आर्क वेल्डिंग। 2 टाइप के ये अपन इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। Non-consumable electrodes may be made of carbon, graphite or tungsten which do not consume during the welding operation. कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं, अपन आगे पढ़ेंगे, जिनमें अपन नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड्स का यूज करते हैं, जैसे टिग है, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग मशीन, ठीक है। तो उसके लिए अपन टंगस्टन का एक इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, लेकिन वो कंज्यूम नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि अपन उसको यूज करते हैं केवल सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ताकि वहां पर हम स्पार्क जनरेट कर सकें। और फिर मटेरियल जो हम फिल करते हैं वो मटेरियल अपन अलग से फिल करते हैं, तो मेटल जो फिलर मटेरियल होता है वो रॉड के फॉर्म में रहता है, जिसको ऑपरेटर खुद फ्लो करवाता है या फिर उसको अपन मशीन के थ्रू फीड करते हैं उसके अंदर। तो वो जो हीट जनरेट होती है उससे वो मेटल मेल्ट होती जाती है। लेकिन इसमें एक चीज का फायदा ये होता है कि अगर आप कंटिन्यूसली फीडिंग दे रहे हो तो इलेक्ट्रोड खत्म होने वाली चीज नहीं होती है, कि जैसे अपन ये प्रैक्टिकल अपन लोग करते हैं तो इसमें अपन ने एक इलेक्ट्रोड फंसाया, जब वो खत्म हो गया तो अपन को इलेक्ट्रोड अब बदलना पड़ रहा है, ये चीज वहां पर नहीं होती है, ठीक है। दूसरा होता है कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है? कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड मे बी मेड ऑफ वेरियस मेटल डिपेंडिंग टू बी वेल्ड। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मेटल पर वेल्ड करना है, ठीक है। मतलब जो जॉब पीस का मटेरियल है उसकी के ऊपर डिपेंड करता है। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, इनका सब डिवीजन होता है 2 टाइप का। पहला होता है प्लेन और बेयर इलेक्ट्रोड्स और दूसरा होता है कोटेड इलेक्ट्रोड। जो हम यूज करते हैं वर्कशॉप के अंदर, आपने जो बट जॉइंट में जो इलेक्ट्रोड यूज किया है वो कोटेड इलेक्ट्रोड है, मतलब उसके ऊपर फ्लक्स की एक कोटिंग होती है, उसका अपन यूज करते हैं। मतलब जब जैसे अपन ओपन इसको यूज करते हैं तो वहां पर ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए, जो मोल्टन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए वहां पर अपन कोटिंग फ्लक्स की रहती है, तो वो भी मेल्ट होती है, फिर वो जमती जाती है, तो वहां पर अपन कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अगर आप वहां पर कोटेड इलेक्ट्रोड यूज नहीं कर रहे हो, बेयर इलेक्ट्रोड या प्लेन इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, तो उस टाइम पर आपको वहां पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर जनरेट करना पड़ेगा जिससे कि वो मोल्टन मेटल ऑक्सीजन या फिर एयर के कांटेक्ट में ना आए, तो वो हमको फिर करना पड़ेगा। तो वो अलग अलग तरीका होता है उसका करने के लिए, वो अपन जब टाइप्स पढ़ेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से अपन प्लेन या बेयर इलेक्ट्रोड यूज करते हैं और फिर ये ऑक्सीजन से उसको कांटेक्ट में ना आने के लिए हम कौन सा मटेरियल या कौन सा मीडियम यूज करते हैं, ठीक है। अब एक सील्डेड आर्क वेल्डिंग अपन ये देखते हैं कि ये जो आप कोटेड इलेक्ट्रोड यूज करके वेल्डिंग करते हो तो उसका एक फॉर्मेट है कि वो कैसे कैसे वेल्डिंग करता है, ठीक है। तो इस डायग्राम में अगर अपन देखेंगे तो अपन को वो चीज समझ में आ जाएगी। अपन तो सिंपल क्या करते हैं, 2 पीस को आपने ज्वाइन रखा, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद में क्या किया, उसको हमने जॉब पीस को नेगेटिव पोल से कनेक्ट कर दिया और पॉजिटिव पोल पर हमने इलेक्ट्रोड फिक्स कर दिया। इसके बाद आपने क्या किया, टच किया, और टच करने के बाद में फिर आपने उसको हिलाया, ठीक है। तो वो क्या करता है, वहां पर करंट जनरेट होने लगती है, ठीक है। और वो जब जैसी सर्किट कंप्लीट होता है तो फिर वहां पर वो, तो अब इसमें अपन देखते हैं कि यहाँ पर कोटेड इलेक्ट्रोड यूज किया गया है, इसमें कोटिंग है, कोटिंग के बाद में नीचे लिखा हुआ कोर। कोर मतलब होता है बेयर इलेक्ट्रोड, ठीक है। कोर उसी को बोलते हैं जो बेयर इलेक्ट्रोड है, ठीक है।
उसके बाद में गैसियस सील्ड है, ये क्या है वो अपन देखते हैं अभी। इसमें आप देखिए यहाँ पर राइट साइड में आपको लेयर दिख रही हैं 6, ABCDEF, ठीक है ना। इसमें ए अगर नीचे देखेंगे तो उसमें लिखा है स्लज लेयर, ठीक है ना। ये कौन सी चीज है? जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उस टाइम पर ये जो कोटिंग है, ये कोटिंग भी मेल्ट हो जाती है, तो ये यहाँ लेयर जमती जाती है ऊपर, ये क्या करती है? ऑक्सीडेशन को बचाती है, ठीक है। बी नंबर का जो है वो बेल्ट रेनफोर्समेंट है, ठीक है। ये रेनफोर्समेंट, बेल्ट रेनफोर्समेंट मतलब ये है कि यहाँ तक वो जो मटेरियल है वो फिल हो रहा है, ठीक है ना। जो अपन ने इनपुट दिया है, कौन से वाले का? कोर का जो मटेरियल है वो जो मेल्ट हुआ है वो। सी है पेनेट्रेशन। सी पेनेट्रेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ तक जो मटेरियल है किसका? जॉब पीस का, या इतनी जो उसकी थिकनेस है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक आई है। अच्छे से समझना इसको, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक आती हैं पेरेंट मेटल, और उसके बाद में वो आपस में जुड़ती हैं। फिर जो रिमेनिंग पोर्शन बचता है, उसमें गैप बचता है, उसके अंदर हम ये जो कोर होता है या इलेक्ट्रोड होता है, इसका जो फिलर मटेरियल होता है वो फिल करते हैं अपन। डी है बेल्ट डिपोजिट। इसका मतलब है बी और सी को मिलाकर के डी होता है। मतलब एक तो कौन सी चीज हो गई वो गैप में? जो मोल्टन, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पर मेटल आई जॉब पीस की वो, और दूसरा जो हमने इलेक्ट्रोड को मेल्ट करके फिल किया, ठीक है। तो ये दोनों मिलाकर के हो गया बेल्ट डिपोजिट। ई है बेस मेटल हीट अफेक्टेड जोन। जब हम टच करवाते हैं इलेक्ट्रोड को तो उस टाइम पर स्पार्किंग होती है, स्पार्किंग होती है तो हीट जनरेट होती है। अब जब हीट जनरेट होती है तो वो हीट इस जॉब पीस को हीट करती है, ठीक है। लेकिन गर्म तो होता है, अगर अपन जॉब पीस को छुएं तो गर्म तो लगता है, बट जो वेल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक आना चाहिए, लेकिन पूरी मेटल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन तक नहीं आती। क्यों? क्योंकि अगर अपन वेल्डिंग करने के बाद में उस जॉब पीस को आप पलट के देखोगे, जो बट ज्वाइंट आपने बनाया, तो पीछे आपको जो दोनों जॉब पीस हैं उन दोनों का जो गैप है वो गैप आपको साफ दिखेगा। इसका मतलब है कि जो पेनेट्रेशन है वो पेनेट्रेशन एक पर्टिकुलर डेप्थ तक हुआ है, पूरा नीचे तक नहीं हुआ या पूरे जॉब पीस पर नहीं हुआ। तो ये जो बेस मेटल हीट अफेक्टेड जोन होता है, ये मतलब वहां पर अगर आप रुक जाओगे तो वो वहां हीट होगी, मेटल मतलब वो टेंस टू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन पर पहुंच रही है, ठीक है, लेकिन पहुंची नहीं है, और आप क्या करते हो उसके बाद में आगे बढ़ जाते हो, तो वो वहां सॉलिडिफिकेशन उसका ज्यों का त्यों हो जाता है, मतलब वो कूलिंग स्टार्ट हो जाती है उसकी। एकदम से कूलिंग नहीं होती, टाइम लगता है। एफ है अनअफेक्टेड जोन। अनअफेक्टेड जोन का मतलब ये होता है कि वो पोर्शन जो गर्म तो होगा, जैसे धूप में अगर जॉब पीस पड़े तो गर्म तो हो जाएंगे, लेकिन वो मेल्ट तो नहीं होंगे। तो ये भी वही पोर्शन होता है कि ये वो वाला पोर्शन है जो आपने पलट के देखा पीछे की तरफ, तो उसमें आपको गैप दिख गया, ठीक है। तो वो जो गैप वाला पोर्शन जो है, ठीक है, वो अनअफेक्टेड जोन होता है। अनअफेक्टेड मतलब यहाँ पर आपने इसमें उसका वेल्डिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो गर्म भर हो गया है, गर्म होकर के वो जब आप कूलिंग करेंगे तो वो कूलिंग होने लगेगी उसकी, और धीरे धीरे करके वो नॉर्मल आ जाएगा। अब वेल्डिंग जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अपन क्या करेंगे, इसको चिपिंग हैमर से उसको जो ऊपर का डिपॉजिट है, स्लज के लेयर है, उसको अपन हटा देंगे, तो अपन को जो अपन ने वेल्डिंग किया हुआ है या जो मटेरियल आपका वहां पर फिल हुआ है और उसका सॉलिडिफिकेशन हो गया है, वो आपको दिखने लगेगा कि आपने जो वेल्डिंग करी है वो वेल्डिंग कैसी है। क्वालिटी अपन तब देख पाएंगे जब अपन ऊपर से स्लज लेयर को हटा देंगे, ठीक है। और इसमें जैसे आप देख रहे हैं गैसियस सील्ड, इसका मतलब ये होता है कि कई मशीन ऐसी होती हैं जिसमें अपन यहाँ पर जो मटेरियल आप यूज कर रहे हो फ्लक्स के तौर पर, ठीक है, स्लज का, ठीक है, ये सिलिकॉन विलिकॉन की बहुत सारी चीजों का मिक्सचर होता है, तो इसके साथ में अपन वहां पर गैसियस फॉर्म भी यूज कर लेते हैं। जैसे हीलियम गैस अपन ने यूज कर ली, तो हीलियम गैस क्या होगा, वहां पर उतने सराउंडिंग में रहेगी जहां पर वेल्डिंग हो रही है, और तो वो ऑक्सीजन को मोल्टन मेटल से टच नहीं होने देगी, ठीक है। तो ये अलग अलग फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब इसमें अपन इतना ही करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसके जो और टाइप्स हैं, ठीक है, आर्क वेल्डिंग के, वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।